जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी, अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए देखूं तो ये किसी देश के हेल्थ चेकअप या एक विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट की तरह लगती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जैसे एक मेडिकल रिपोर्ट हमें ये बताती है ना कि शरीर के भीतर रक्तचाप कैसा है, विटामिन की कमी कहाँ है या कौन सा अंग कैसे विकसित हो रहा है, ठीक उसी तरह जनसांख्यिकी हमें ये बताती है कि देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर असल में क्या चल रहा है। क्या मेरी ये तुलना सही है? मैं कहूंगा कि ये तुलना न केवल सही है बल्कि बहुत बहुत सटीक है। क्योंकि देखिए, बिना मेडिकल रिपोर्ट के एक डॉक्टर हवा में तीर चलाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और बिना जनसांख्यिकीय डेटा के कोई भी सरकार नीतियां नहीं बना सकती। तकनीकी रूप से अगर कहूं तो जनसांख्यिकी वो विज्ञान है जिसमें जनसंख्या के आकार, उसकी आयु और लिंग संरचना, उसके भौगोलिक वितरण और समय के साथ इन सब में होने वाले बदलावों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इसके मुख्य हिस्से क्या हुए फिर? इसके 4 मुख्य घटक होते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या की वृद्धि और प्रवास यानी माइग्रेशन। बस इन चारों के इर्द गिर्द ही किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य घूमता है। प्रवास? हाँ। और मुझे यहाँ याद आ रहा है कि परीक्षा के लिए यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है। जहाँ तक मेरे नोट्स बताते हैं, जनसांख्यिकी शब्द का पहली बार प्रयोग अचील गुइलार्ड ने वर्ष 1855 में किया था। हाँ, बिल्कुल सही, अचली गुइलार्ड। लेकिन मैं सोच रही थी कि 1855 में ही अचानक इस शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब उस समय ऐसा क्या हो रहा था दुनिया में? ये जनसांख्यिकी के इतिहास का एक बहुत ही रोचक मोड़ है। देखिए, 1855 के आसपास यूरोप में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ, शहरों में अचानक भीड़ बढ़ने लगी थी, महामारियां फैल रही थीं और पूरी अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल रहा था। तो अचीली गुइलार्ड, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने ये महसूस किया कि सरकारों को केवल अपनी सीमाओं या सेनाओं को नहीं मापना चाहिए। उन्हें लोगों को भी समझना होगा। बिल्कुल, मानव संसाधनों का भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होना चाहिए। और उन्होंने ही इसे डेमोग्राफी नाम दिया। मतलब जो विज्ञान एक अकेडमिक विचार के रूप में शुरू हुआ था, वो आज दुनिया भर की नीतियों का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। ये सच में दिलचस्प है कि कैसे एक फ्रांसीसी विद्वान का विचार आज हमारी परीक्षाओं का इतना अहम हिस्सा बन गया है। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो लोगों को गिनने की इस पूरी प्रक्रिया को हम जनगणना या सेंसस कहते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये काम भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। लेकिन जब मैं जनगणना के इतिहास को पढ़ती हूँ तो तारीखों को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम सामने आता है। आप बिल्कुल उसी भ्रम की ओर इशारा कर रही हैं जहां परीक्षक अक्सर जाल बिछाते हैं। ये क्लासिक मिथक बनाम तथ्य का परिदृश्य है। हाँ, क्योंकि अगर मैं पूछूं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी तो एक उत्तर मिलता है 1872, जो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। सही। लेकिन फिर पन्ने पलटती हूं तो एक और उत्तर सामने आता है, 1881। अब एक छात्र के रूप में ये बहुत उलझाने वाला है। मतलब इन दोनों वर्षों के बीच असल में क्या अंतर है? देखिए, इस अंतर को समझने के लिए हमें उस समय की प्रशासनिक चुनौतियों को देखना होगा। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो जनगणना हुई थी, वो एक टुकड़ों में किया गया प्रयास था। टुकड़ों में मतलब एक साथ नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। वो पूरे देश में एक साथ नहीं हुई थी, नहीं उसका कोई एक निश्चित या यूनिफॉर्म तरीका था। वो बस एक शुरुआती कोशिश थी। इसीलिए अगर प्रश्न पत्र में स्पष्ट रूप से केवल पहली जनगणना पूछा जाए तो उत्तर 1872 ही होगा। समझ गई। यानी 1872 एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट था। हाँ, आप उसे पायलट प्रोजेक्ट कह सकती हैं। और इसके विपरीत 1881 में जो जनगणना हुई वो पहली पूर्ण और समकालिक जनगणना थी। समकालिक मतलब एक ही समय पर? हाँ, समकालिक का मतलब है कि पूरे देश में एक ही समय सीमा के भीतर एक ही प्रकार के मानकों के साथ डेटा इकट्ठा किया गया। इसीलिए अगर प्रश्न पहली पूर्ण जनगणना के बारे में है तो उत्तर अनिवार्य रूप से 1881 होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण PYQ तथ्य ये है कि जो नवीनतम 2011 की जनगणना थी वो शुरुआत से लेकर अब तक की कुल 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना? हाँ, और अगर 1947 की आजादी के बाद से गिनती करें तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं।
ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। पूछिए। देखिए, हम अभी 2026 में बैठे हैं। 2011 को बीते हुए 15 साल हो चुके हैं। इस दौरान भारत की जनसंख्या, उसका स्वरूप और शहरों का ढांचा पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल बदल गया। फिर भी परीक्षाओं में आज भी 2011 के आंकड़े ही क्यों पूछे जाते हैं? मतलब क्या ये अप्रासंगिक नहीं है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो पहली बार ये डेटा पढ़ता है कि भाई हम पुराना डेटा क्यों रट रहे हैं। हाँ, वही। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं और परीक्षाओं का एक बहुत ही सख्त नियम होता है। वे अनुमानों, प्रोजेक्शंस या मीडिया रिपोर्ट्स पे काम नहीं करते। आधिकारिक नीतियां और अदालती फैसले हमेशा नवीनतम, प्रकाशित और आधिकारिक जनगणना डेटा पर ही निर्भर करते हैं। अच्छा, जो गैजेट में पब्लिश हुआ हो। बिल्कुल। चूंकि 2011 के बाद से नई जनगणना के पूर्ण और आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से 2011 का डेटा ही वर्तमान में अकाट्य सत्य है। परीक्षक को एक ऐसा उत्तर चाहिए जिसे कोर्ट में चुनौती न दी जा सके, और वो आधिकारिक सत्य फिलहाल 2011 ही है। ये एक बहुत स्पष्ट और तार्किक कारण है। मतलब जब तक नया सरकारी राजपत्र नहीं आता, 2011 ही हमारा संविधान है। तो चलिए फिर इस आधिकारिक सत्य की गहराइयों में चलते हैं। बिल्कुल, चलिए। उस समय हम चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर थे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है हमारी वृद्धि की रफ्तार। वो रफ्तार तो वाकई में किसी भी जनसांख्यिकी विश्लेषक को चौंकाने के लिए काफी है। अगर हम आजादी के तुरंत बाद यानी 1951 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की जनसंख्या मात्र 36 करोड़ थी। सिर्फ 36 करोड़? हाँ। फिर 2001 आते आते ये उछलकर 102 करोड़ हो गई, और उसके ठीक 10 साल बाद 2011 में ये 121 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब 2011 में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई वो 17.7% थी। 17.7%? बाप रे! जब मैं इस वृद्धि दर को देखती हूँ तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। आप इसे एक बहुत बड़े बाथटब की तरह देखिए। बाथटब? अच्छा, समझाइए। हाँ, मान लीजिए बाथटब में जो नल लगा है, जहां से पानी तेजी से गिर रहा है, वो हमारी जन्म दर है। हो गई। बिल्कुल। मृत्यु दर में भारी गिरावट आ गई, लेकिन हमारा जो नल था यानी जन्म दर, वो उसी पूरी रफ्तार से खुला रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि बाथटब में पानी का स्तर यानी देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। क्या ये वृद्धि के कारणों को समझने का सही तरीका है? अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक एनालॉजी है। इसे जनांकीय भाषा में अगर हम कहें तो इसे जनांकी संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? जी। 1951 से 2011 तक का ये सफर सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। आजादी के बाद हमने महामारियों पर नियंत्रण पाया, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया, जिससे जीवन प्रत्याशा तो बढ़ गई और मृत्यु दर घट गई, लेकिन हमारी सामाजिक मान्यताओं और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण जन्म दर में उतनी तेजी से कमी नहीं आई। लोग बड़े परिवार चाहते थे। इसी अंतर ने उस 17.7% की भारी वृद्धि को जन्म दिया। तो अब जब बाथटब में पानी इतना भर गया है तो जाहिर सी बात है कि पानी की हर बूंद को कम जगह मिलेगी। बिल्कुल। और यहीं से हमारा अगला विषय निकलता है, जनसंख्या घनत्व। मतलब जमीन तो उतनी ही है हमारे पास, लेकिन उस पर रहने वाले लोग बढ़ गए हैं। मेरे नोट्स बताते हैं कि जनसंख्या घनत्व का सीधा अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। सही। 2011 में भारत का ये आंकड़ा क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382? हाँ, ये 382 का आंकड़ा विभिन्न राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय परीक्षाओं का आप मान लीजिए सबसे पसंदीदा सवाल रहा है। लेकिन परीक्षा में केवल राष्ट्रीय औसत ही नहीं पूछा जाता, बल्कि राज्यों के चरम बिंदु भी पूछे जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ है? बिल्कुल। 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में दर्ज किया गया था और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में सबसे ज्यादा और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। लेकिन अगर हम इसके पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करें तो ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पूरी तरह से भूगोल और अर्थव्यवस्था काम करती है। देखिए, बिहार गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है।
हाँ, उपजाऊ जमीन है। बिल्कुल, वहां की जमीन बेहद उपजाऊ है, पानी की प्रचुरता है और समतल जमीन होने के कारण परिवहन और घर बनाना बहुत आसान है। ऐतिहासिक रूप से उपजाऊ मैदानी इलाके हमेशा से घनी आबादी को सहारा देते आए हैं। जहाँ संसाधन होंगे वहीं लोग बसेंगे। एकदम सही। और इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश हिमालय के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में है। वहां का भूभाग बहुत ऊबड़-खाबड़ है, जलवायु कठोर है और बुनियादी ढांचा विकसित करना बेहद मुश्किल काम है। इसीलिए वहां प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वालों की संख्या स्वाभाविक रूप से बहुत कम है। यानी भूगोल ही जनसांख्यिकी का भाग्य तय करता है। खैर, अब हमने ये तो देख लिया कि लोग कितनी घनी आबादी में रह रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये आबादी लिंग के आधार पर कैसे बटी हुई है। चलिए लिंग अनुपात की बात करते हैं। इसका मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में हमारा सामान्य लिंग अनुपात क्या था? 2011 में भारत का सामान्य लिंग अनुपात 943 था। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1000 पुरुषों के मुकाबले 943 महिलाएं थीं। 943। और राज्यों में कैसा प्रदर्शन था? राज्यों की बात करें तो सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन केरल का था, जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी, और सबसे चिंताजनक स्थिति हरियाणा की थी, जहां लिंग अनुपात सबसे कम था। 943 का आंकड़ा तो समझ आता है, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और शब्द बार बार हाईलाइट किया गया है, बाल लिंग अनुपात, जो 2011 में 918 दर्ज किया गया था। हाँ, 918। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हमारे पास सामान्य लिंग अनुपात मौजूद है, तो परीक्षक इस 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बाल लिंग अनुपात पर इतना जोर क्यों देते हैं? मतलब इसे अलग से क्यों मापा जाता है? देखिए, ये जनसांख्यिकी के अध्ययन का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। सामान्य लिंग अनुपात पूरी जनसंख्या का चित्र दिखाता है, जिसमें बुजुर्ग और अधेड़ उम्र के लोग भी शामिल हैं। यानी वो पिछली पीढ़ियों का डेटा भी समेटे हुए है। बिल्कुल, लेकिन बाल लिंग अनुपात सिर्फ 0 से 6 वर्ष के बच्चों का डेटा है। यह हमें यह बताता है कि समाज में वर्तमान में क्या चल रहा है। 943 के मुकाबले बाल लिंग अनुपात का गिरकर 918 हो जाना, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बाप रे, ये तो सच में चिंताजनक है ना? ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समाज में बेटे की चाहत और लिंग चयनात्मक प्रथाएं किस हद तक जड़ जमा चुकी हैं। परीक्षक इसे गहराई से इसलिए पूछते हैं क्योंकि बाल लिंग अनुपात आज का डेटा होने के साथ साथ भविष्य के जनसांख्यिकी संकट और आने वाली सामाजिक चुनौतियों का एक सीधा आईना है। ये सच में एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है। इसका मतलब है कि जब हम डेटा पढ़ते हैं तो हम सिर्फ नंबर नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम उस समाज की सोच को भी पढ़ रहे होते हैं। एकदम सही बात है। चलिए समाज की सोच से ही जुड़ा एक और पैमाना देखते हैं, शिक्षा। तो 2011 की साक्षरता दर के आंकड़े क्या कहते हैं? साक्षरता दर की गणना भारत में बहुत ही विशिष्ट तरीके से की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा तय की गई थी। अच्छा, क्या परिभाषा थी? इसके अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाएगा। और 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% दर्ज की गई थी। रुकिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प शर्त है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु। किसी व्यक्ति को साक्षर मानने के लिए 7 वर्ष का कट ऑफ ही क्यों रखा गया? मतलब 5 या 10 वर्ष क्यों नहीं? इसके पीछे बाल मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विज्ञान काम करता है। देखिए, एक छोटे बच्चे को क ख ग या ABCD रटवा देना साक्षरता नहीं है। हाँ, वो तो बस रटना हुआ। बिल्कुल। साक्षरता का अर्थ है जो लिखा है उसे पढ़कर उसका अर्थ समझना। मनोवैज्ञानिक रूप से मानव मस्तिष्क में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की यह क्षमता आमतौर पर 7 वर्ष की आयु तक ही पूरी तरह से विकसित होती है। ओहो, अब समझी। इसीलिए आधिकारिक गणना में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को साक्षरता दर के पूल से बाहर रखा जाता है, ताकि हमारे आंकड़े भ्रामक ना हों। ये एक बहुत ही तार्किक व्याख्या है। अब अगर हम उस 74.04% की कुल साक्षरता को थोड़ा और गहराई से देखें, तो एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है जो परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। हाँ, आप पुरुष और महिला साक्षरता के बीच के अंतर की बात कर रही हैं। 2011 में जहां पुरुष साक्षरता दर 82.14% थी, वहीं महिला साक्षरता दर केवल 65.46% पर ही रुकी हुई थी। लगभग 16% का ये भारी अंतर
परीक्षक अक्सर इस अंतर पर सवाल क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये 16% का जेंडर गैप केवल एक गणितीय अंतर नहीं है, ये एक ढांचागत असमानता का प्रमाण है। ये दिखाता है कि शिक्षा तक पहुंच के मामले में लड़कों और लड़कियों के बीच समाज में कितना बड़ा भेद रहा है। ये फिर से समाज की सोच को दर्शाता है। बिल्कुल। परीक्षक ये जांचना चाहते हैं कि उम्मीदवार ने केवल 74.04% का समग्र डेटा रटा है या उसे इस गहरे सामाजिक विभाजन की भी समझ है। जहां केरल जैसे राज्य ने साक्षरता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, वहीं बिहार इस सूची में सबसे नीचे रहा, जो कि हमारी क्षेत्रीय असमानताओं को भी उजागर करता है। हमने जनसांख्यिकी के इतिहास से लेकर वो बाथटब एनालॉजी, भूगोल के प्रभाव और शिक्षा की असमानताओं तक सब कुछ गहराई से समझ लिया है। अब इस ज्ञान को पक्का करने का समय है। बिल्कुल, रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमने चर्चा तो बहुत कर ली, लेकिन परीक्षा हॉल में वो सटीक नंबर याद आना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक रैपिड रिकॉल चैलेंज करते हैं। मैं श्रेणी बताऊंगी और आपको वो सटीक तथ्य देना है। तैयार हैं आप? एकदम तैयार हूं। चलिए इसे तेजी से रिकॉल करते हैं। जनसांख्यिकी शब्द पहली बार कब और किसने दिया? 1855 में फ्रांसीसी विद्वान अचीले गोइलार्ड ने। भारत में पहली जनगणना और पहली पूर्ण जनगणना? पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय और पहली पूर्ण समकालिक जनगणना 1881 में। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? कुल मिलाकर ये 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 में हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? दशकीय वृद्धि दर 17.7%। जनसंख्या घनत्व का राष्ट्रीय औसत और चरम राज्य? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा घनत्व बिहार में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। लिंग अनुपात के आंकड़े? सामान्य लिंग अनुपात 943, जिसमें केरल सबसे ऊपर और हरियाणा सबसे नीचे, और बाल लिंग अनुपात 918। और अंत में साक्षरता का वो 7 साल वाला कट ऑफ पार करने के बाद के आंकड़े? कुल साक्षरता 74.04%, जिसमें पुरुष 82.14% और महिलाएं 65.46%। बेहतरीन। अरे वाह, इस तरह अगर ये आंकड़े याद रखे जाएं तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है।